क्या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ऑल पार्टी डेलीगेशन के एक टीम के मुख्य वक्ता शशि थरूर मोदी सरकार की कैबिनेट में शामिल होने वाले हैं? क्या वो विदेश मंत्री एस जयशंकर की जगह लेने वाले हैं? क्या एस जयशंकर की परफॉर्मेंस को देखते हुए मोदी कैबिनेट से उन्हें बाहर किया जाएगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां शशि थरूर को लेकर के कांग्रेस की बयानबाजी जारी है और वो सीधे तौर पर लगभग ये कांग्रेस मान चुकी है कि शशि थरूर अब उसके हाथ से निकल चुके हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने जिस तवज्जो के साथ उन्हें ऑल पार्टी डेलीगेशन के लिए चुना और उसके बाद पार्टी की बिना इच्छा के उन्हें विदेश भेज दिया और ऑपरेशन सिंदूर बकायदा पहलगाम को लेकर के पूरी दुनिया में उन्होंने सरकार का पक्ष रखा, उससे काफ़ी हद तक कांग्रेस नाराज। और इसीलिए मीडिया में तमाम सवालों के बीच में कांग्रेस नेता उदित राज ने भी तंज कसते हुए ही सही, लेकिन थरूर को तो उन्होंने ये कह ही दिया कि काश आपको पीएम मोदी विदेश मंत्री बना देते। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का पक्ष रखने के लिए शशि थरूर की अगुवाई में 7 सांसदों की ऑल पार्टी डेलीगेशन 5 देशों का दौरा करने पहुंची थी। वो अमेरिका में अपना दौरा पूरा कर चुके हैं और इस समय पनामा का दौरा चल रहा है। इसके बाद डेलीगेशन गुयाना, ब्राज़ील और कोलंबिया से होते हुए वापस लौट जाएगा। हालांकि इस दौरे को लेकर के भारत में थरूर के खिलाफ उनकी ही पार्टी के भीतर हमले किए जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के अंदर एक धड़ा शशि थरूर को फूटी आंख भी नहीं देखना चाहता है। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या ऐसा कुछ संभव हो सकता है? क्योंकि जिस तरीके से शशि थरूर ने सरकार का पक्ष विदेश में जाकर रखा है और उनकी वाणी और उनके वक्तव्यों से पूरा देश पहले से ही मनमोहित है, ऐसे में माना जा रहा है कि क्या जयशंकर ने जिस तरह से पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर के बीच में पहले एक बयान दिया था कि पाकिस्तान को हमले से पहले ही सूचित कर दिया गया था, क्या ये बयान उनकी सेवा को खा जाएगा, यानी विदेश मंत्री के पद को खा जाएगा? ये तमाम सवाल है। लेकिन ये क्या ऐसा संभव है? क्या कुछ नियम ऐसे कहते हैं? इसको लेकर के पूरी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं। दरअसल देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विपक्ष के नेता होते हुए भी अटल बिहारी वाजपेयी को संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में भारत का प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। यानी तभी से पहली बार विपक्ष के तौर पर किसी नेता को सरकार की ओर से पक्ष रखने के लिए भेजे जाने की परंपरा शुरू हो गई थी। वाजपेयी सितंबर 1960 को जॉन एफ कैनेडी और रिचर्ड निक्सन के बीच में राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान पर्यवेक्षक के रूप में अमेरिकी सरकार के निमंत्रण पर अमेरिका भेजे गए थे। वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा चुने गए प्रतिनिधिमंडल का भी हिस्सा थे। दरअसल लेखक अभिषेक चौधरी ने अपने 2 खंडों वाले संस्मरण वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट के पहले भाग में लिखा है कि 25 सितंबर 1960 की सुबह वाजपेयी पहली विदेश यात्रा के लिए वाशिंगटन डीसी गए थे और विमान में वो सवार हो गए थे। इसके बाद नरसिम्हा राव सरकार ने स्वामी को कैबिनेट दर्जा दिया था। वहीं पीएम नरसिम्हा राव के बारे में कहा जाता है कि अर्थशास्त्री डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को अपना पहला आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया, जिन्होंने साल 1991 में अपने मित्र और तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ देश में उदारीकरण की शुरुआत की थी। सुब्रमण्यम स्वामी को विपक्ष में होते हुए भी तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया और उन्हें बस कैबिनेट रैंक का दर्जा प्राप्त था और वो मंत्री उन्हें नहीं बनाया गया था। उन्हें श्रम मानक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। साल 1994 और 1996 के मध्य में उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके बाद एक उदाहरण विदेशी राजनीति का भी मिलता है और वो है अमेरिका का। यहाँ ओबामा ने अपनी प्रतिद्वंदी को विदेश मंत्री बनाया था और विदेशों में आम बात यह है कि जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा ने राष्ट्रपति चुनाव में अपनी प्रतिद्वंदी रही हिलरी क्लिंटन को अपना विदेश मंत्री बनाया था। हिलरी क्लिंटन ने राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान विदेश मंत्री रहने का एक सौभाग्य पाया। हिलरी क्लिंटन 2009 से 2013 तक राष्ट्रपति बराक ओबामा के अधीन अमेरिका की विदेश मंत्री के रूप में काम करती रहीं। भारतीय लोकतंत्र में ऐसा संभव नहीं है क्योंकि यहाँ के नियम कुछ अलग हैं, क्योंकि इसे फिर पार्टी लाइन से अलग मान लिया जाता है।
उसे अपनी ही पार्टी की कार्रवाइयों का सामना करना पड़ता है। सदन में उसकी सदस्यता जाने का भी खतरा रहता है। सदन में नेता प्रतिपक्ष यानी संवैधानिक रूप से सदन के मुख्य विपक्षी दल, जिसे सदन की निर्धारित सीटों की न्यूनतम 10% सीटें प्राप्त होती हैं, उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। लेकिन क्या थरूर के मामले में ऐसा कुछ होगा? थरूर क्यों अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़ गए हैं और अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर हैं? दरअसल थरूर ने जिस तरह से मोदी सरकार का बचाव किया और उसके बाद से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सैन्य कार्रवाई को लेकर कूटनीतिक स्तर पर भारत सरकार की पहल की तारीफ की, उससे कांग्रेस पार्टी बहुत ही असहज है। सरकार की ओर से उन्हें सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का अगुवा बनाकर अमेरिका भेजने का सरकारी फैसला कांग्रेस को खटक गया। कांग्रेस नेता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना दोनों में अंतर है, यानी कांग्रेस में रह करके भी तमाम लोग बाहर के होते हैं और तमाम लोग बाहर के होकर के भी कांग्रेस के होते हैं। दोनों बातों में बहुत महीन अंतर है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी में इतना जज्बा है कि वो थरूर का बाहर का रास्ता तय कर सके? क्या उन्हें बाहर किया जा सकता है? दरअसल हर पार्टी का अपना सदस्यों को लेकर एक संविधान होता है, जिसमें सदस्यता समाप्त करने के नियम निर्धारित होते हैं। इसके अलावा राजनीतिक दल अनुशासनहीनता, पार्टी विरोधी गतिविधियां और भ्रष्टाचार एवं अन्य कारणों से भी अपने सदस्यों को पार्टी से बाहर निकाल सकती है। ऐसे में थरूर को भी अनुशासनहीनता का आरोप लगा करके कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा? क्या कांग्रेस ऐसा करेगी? इसमें थोड़ा सा संशय है, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम यानी कानून की अगर बात करें तो 1951 में पास एक कानून है जिसका नाम है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम। इसमें राजनीतिक पार्टियों में लगाम कसने के लिए देश में जनप्रतिनिधि अधिनियम 1991 लाया गया था। जानकारी के मुताबिक ये कानून राजनीतिक दलों के पंजीकरण को नियंत्रित करता है। इसके अलावा यदि कोई सदस्य पार्टी के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। लेकिन क्या दल बदल कानून भी इस पर लागू हो सकता है? क्या यही सबसे बड़ी अड़चन थरूर के सामने होगी? अब आप जरा समझ लीजिए कि दल बदल विरोधी कानून क्या कहता है। दरअसल दल बदल विरोधी कानून के अनुसार यदि कोई निर्वाचित प्रतिनिधि अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर वोट करता है या दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया को स्पीकर या राज्यसभा के सभापति द्वारा संचालित किया जाता है। वहीं चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के पंजीकरण और मान्यता को नियंत्रित करता है। यदि कोई दल अपने नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है। पार्टी सदस्य के खिलाफ क्या एक्शन ले सकती हैं, इसको लेकर के भी संशय है। दरअसल देश की किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल होता है तो उस पर दल विरोधी कानून लागू होता है और इस तहत उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा यदि कोई चुना हुआ प्रतिनिधि बिना पार्टी के निर्देश के मतदान करता है या पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होता है तो उस पर दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा यदि कोई निर्दलीय उम्मीदवार जीतने के बाद किसी पार्टी में शामिल होता है, यदि किसी दल का 2/3 से कम सदस्य के साथ किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो ये दल बदल कानून के तहत दोषी माने जाएंगे। हालांकि शशि थरूर को लेकर के आशंकाएं तो बहुत हैं, लेकिन क्या वो विदेश मंत्री बनेंगे ऐसा कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन एक बात तो यह है कि अंदर खाने की खबरें ये हैं कि शशि थरूर को माना जा रहा है कि वो बीजेपी की दहलीज पर खड़े हैं और कभी भी कदम बढ़ा करके उनके खेमे में जा सकते हैं। लेकिन क्या कांग्रेस रोक पाएगी? क्या कांग्रेस कुछ ऐसा जतन करेगी या फिर उन्हें माफ़ी मिल जाएगी या फिर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update.